हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अपना स्कूल बाई गौरव पांडे में। और आज हम लोग समझने वाले हैं भाग 3 के विषय में। और भाग 3 में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है एक आर्टिकल 21 तक। 21A तक कल हम लोगों ने चर्चा किया था इसके पहले वाले वीडियो में कि किस तरीके से 21A को बाद में जोड़ा गया और 6 से 14 साल के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हमारे अनुच्छेद 21A में भारतीय संविधान में दिया हुआ है। आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे और आज हम बात करेंगे आर्टिकल आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 22 से लेकर आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 22 से लेकर आर्टिकल 35 तक कह सकते हैं कि यह भाग 3 का दूसरा वीडियो है। क्योंकि भाग 3 बड़ा है, इस नाते हम लोगों को इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि आर्टिकल तो 395 है और उसको केवल 22 भागों में किया गया है। इस नाते कोई आर्टिकल बहुत बड़ा है, कोई आर्टिकल छोटा है, कोई भाग बहुत बड़ा है और कोई भाग बहुत छोटा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 क्या कहता है। समझते हैं पहले आर्टिकल 22 कहता क्या है। तो देखिए आर्टिकल 22 है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। किसी व्यक्ति की अगर गिरफ्तारी हो रही है, अगर हमारी गिरफ्तारी होगी, आपकी गिरफ्तारी होगी, पुलिस गिरफ्तार कर रही है, तो उसके लिए हमें संरक्षण मिलता है भारतीय संविधान से। गिरफ्तारी का आर्टिकल 22 में क्या है, गिरफ्तारी के प्रति संरक्षण हमारी रक्षा करती है। हमारे आर्टिकल 22 जो है भारतीय संविधान का रक्षा करता है गिरफ्तारी से हमारी। क्या कहता है आर्टिकल 22? आर्टिकल 22 में हमें 3 प्रकार की गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। पहला यह है कि अगर पुलिस को हमें गिरफ्तार करना होगा, अगर किसी पुलिस को जो है हमें गिरफ्तार करना होगा तो उसको वारंट जारी करना होगा। मतलब हमें कारण बताना होगा कि हमें गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। जैसे पहले क्या था, एक बार आया था कि रॉलेट एक्ट आया था शुरुआत में। तो तब अंग्रेजों का शासन था, तो रॉलेट एक्ट क्या उसमें क्या था कि न अपील, न दलील, न वकील। मतलब उसमें कोई भी बात आपकी सुनी नहीं जाती और ना ही आपसे ये पूछा जाता या फिर ना आपको ये बताया जाता कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। लेकिन इसमें आपको गिरफ्तारी के संबंध जो संरक्षण है अनुच्छेद 22 यह बताता है पहला कि किसी व्यक्ति को अगर आपको गिरफ्तार करना है, पुलिस को गिरफ्तार करना है, तो उसके लिए वारंट उसको जारी करना पड़ेगा। पहले उसको बताना पड़ेगा कि आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है। गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करना आवश्यक बताया गया है, आवश्यक है। अगर वारंट जारी नहीं किया गया तो इसका मतलब क्या है कि अगर वारंट नहीं जारी किया गया है तो पुलिस आपको नहीं गिरफ्तार कर सकती है। यह है अनुच्छेद 22 का पहला। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है कि 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस द्वारा, तो उसको 24 घंटे के अंदर सहशरीर न्यायालय के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना होगा। 24 घंटे के अंदर सहशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मतलब अगर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया है तो ऐसा नहीं है कि थाने में वो 2-4 दिन बैठाए रहेंगे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। उनको 24 घंटे के अंदर उनको आरएम या फिर जो भी वहां का मजिस्ट्रेट है उसको जो है वहां पर आपको दाखिल ही करना पड़ेगा, उसको उसके सामने पेश ही करना पड़ेगा। यह पुलिस की मजबूरी है। तीसरी क्या चीज है? व्यक्ति को मनपसंद वकील करने की स्वतंत्रता है। हम चाहें तो राम जेठमलानी जैसे बहुत बड़े वकील को कर सकते हैं। हम चाहें किसी को भी, जो भी बार एसोसिएशन में वकील है, कोई भी व्यक्ति वह हो सकता है। हम चाहें तो बहुत महंगा वकील करें, सस्ता वकील करें, ये हमारी मर्जी है। तो मनपसंद वकील करने की हमें स्वतंत्रता है। मनपसंद वकील करने की स्वतंत्रता
करने की स्वतंत्रता है, हमें मनपसंद वकील करने की हमें स्वतंत्रता है। तो किस तरीके से आपने देखा कि अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि गिरफ्तारी के प्रति संरक्षण है। इसमें ये पहला चीज ये है कि वारंट जारी किया, वारंट के बिना कोई पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। दूसरी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर उसको सशरीर उपलब्ध कराना ही होगा। और तीसरी बात यह है कि आपको मनपसंद वकील करने की स्वतंत्रता हमें दी गई है। अब देखिए 22 अनुच्छेद 22 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अधिनियम हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, जिसमें पहला है राष्ट्रीय निवारक विरोध अधिनियम 1950। राष्ट्रीय निवारक विरोध अधिनियम, राष्ट्रीय निवारक विरोध अधिनियम 1950। ये क्या है? ये जितनी बड़ी बात लिखी गई है उतनी ही बड़ी बात असल में है भी। 1950 में पहला जो है ये राष्ट्रीय निवारक विरोध अधिनियम आया 1950। इस अधिनियम के तहत जैसे जो लोग यूपीएसआई की तैयारी करते हैं उनके लिए तो अधिनियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर जैसे प्रशासनिक व्यवस्था की तैयारी करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिनियम कुछ कम पूछे जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हमें जानना है। क्यों जानना है? कि अनुच्छेद 22 के चौथे पार्ट में, 3 तो हमने बता ही दिया, चौथे पार्ट में कुछ अधिनियम की चर्चाएं की गई हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय विरोध अधिनियम 1950। इस अधिनियम को लागू किया गया था 1950 में, और इस अधिनियम का काम क्या था कि इस अधिनियम में क्या था कि पहला राष्ट्रीय विरोध अधिनियम आया और इसे समाप्त कर लिया गया 1971 में। 31 दिसंबर 1971 को इसे समाप्त भी कर दिया गया। क्यों? ये क्या था असल में? ये था ये कि अगर कोई व्यक्ति भारत के खिलाफ, भारत में कुछ ऐसी गतिविधि करता है जिससे किसी की शांति भंग होती है, तो पुलिस वो चालान कर देती थी और उसकी जेल ले जाके बंद कर देती थी। ये 1950 में आया था और 31 दिसंबर 1971 को इसको बंद कर दिया गया। इस 71 के बाद जो है, 71 के बाद इसे, अरे सॉरी, ये 31 दिसंबर ही है, लेकिन ये 1972 है, सॉरी 1972 है ये, ठीक है। इसके बाद हमारा आया ये राष्ट्रीय निवारक विरोध अधिनियम 1950। जब ये बंद हो गया 72 में, तब हमारा आया मीसा। मीसा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये मीसा है क्या? ये मीसा क्या है, क्या इसमें क्या इतनी बड़ी नौटंकी है, बच्चे समझ नहीं पाते। इसका मतलब ये होता है कि मेंटेनेंस, इसका फुल फॉर्म पूछा था कई बार, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये क्या है? मीसा क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब कि देश के अंदर की जो शांति व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए इस मीसा एक्ट को लाया गया। अब ये मीसा एक्ट कब से कब तक रहा? तो ये रहा 1971 में आया और ये भी 78 तक चला। इसके बाद 78 के बाद इसको बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ जानते हैं कि कोई भी काम, कोई भी चीज़, कोई भी कानून जब पास होता है तो उसका दुरुपयोग होने लगता है। जैसे आजकल SC/ST एक्ट को लाया गया, लेकिन कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। लड़कियों के लिए लाया गया, तमाम सारे कानून लाए गए, लेकिन उसमें क्या है कि कई बार ऐसा देखने को हमें मिलता है कि वह कानून कुछ किसी को तो मदद वास्तव में करता है, लेकिन कोई उसका गलत फायदा भी उठाता है। तो हमारा ये देश के नागरिकों का दायित्व है कि संसद कोई भी चीज़ लाती है तो वो आपके लिए फायदे के लिए लाती है, जिससे आपका संरक्षण हो सके, जिससे आप बच सकें, आप किसी का शिकार ना हो। तो कम से कम हमेशा अपने आप को ये गवाही करनी चाहिए कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ या नहीं। मीसा एक्ट को इसी नाते बंद कर दिया गया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट था, ये 1971 से लेकर 1978 तक चला, और इसमें शांति व्यवस्था जो भारत के अंदर की सिक्योरिटी है उसके लिए लाया गया था। इसको बंद करने का कारण यही रहा कि इसके साथ क्या होने लगा, दुरुपयोग होने लगा इसका, लोग, पुलिस भी दुरुपयोग करने लगी। क्योंकि भाई पुलिस भी आदमी ही तो है, रोबोट तो है नहीं। तो आदमी की क्या फितरत है इसको कोई जान ही नहीं सकता है, भगवान भी नहीं जान सकते हैं। इसके बाद आया रासुका। ये अब जो है जब से योगी जी आ गए हैं ना भैया, आप लोग तब से रासुका का नाम खूब सुनते होंगे कि रासुका इनके ऊपर लगा दी जाए। रासुका है क्या असल में? क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम? रासुका का मतलब होता है, इसी को NSA भी कहते हैं। ये क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम क्या होता है?
जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी भी भारत के किसी भी पार्ट में, अधिनियम है ये, अधिनियम ये एक्ट क्या कहता है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किस पे लगाया जाता है, जो व्यक्ति इंसानियत के खिलाफ, देश के नागरिकों के खिलाफ हो, किसी ने व्यक्ति ने, जैसे गैंगस्टर टाइप का होता है, गैंगस्टर भी इसी तरीके से है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम उस व्यक्ति को लगाया जाता है जो राष्ट्र की संपत्ति की तरह से खिलवाड़ करे। जैसे योगी जी ने किस पे लगवा दिया, जैसे कि जो लोग दंगा वंगा में ईंटा उंटा फेंक के मारते थे ना, ईंटा फेंक के मारो, वहां से वीडियो बन जाता है, वीडियो बनने के बाद क्या हो जाता है, चाहे गौरव पांडे की चैनल की तरह फेमस हो जाओगे और चाहे क्या लग जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्र का जाओ बेटा घर पे मौज करो। यह जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये बहुत अच्छा अधिनियम आया। यह जो है 78 में जब उसको बंद कर दिया गया तो 1980 में इसको लाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को, और ये आज तक चल रहा है। इसके तहत पुलिस को पावर दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में सबसे खतरनाक अधिनियम इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि पुलिस को इनकाउंटर करने की पावर होती है। यहाँ पर पुलिस चाहे तो तुरंत आपको खटाक से गोली मार दे, उसको कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति के ऊपर अगर रासुका लग गया, एक बार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई हो गई तो उसका इनकाउंटर कर सकती है पुलिस, उसको कोई आदमी रोक सकता ही नहीं है। इसके बाद अगला आता है टाडा। टाडा एक एक्ट आया, ध्यान दीजिएगा। टाडा भी आया, लेकिन टाडा आतंकवादियों के लिए आया। टाडा और पोटा दो अधिनियम ऐसे आए जो कि आतंकवादियों के लिए आए। टाडा अधिनियम आया। टाडा अधिनियम का मतलब क्या था, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्ट। टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्ट, ऐसे लोग जो अलगाववाद करते हैं और आतंकवादी हैं, उनके लिए एक्ट आया है टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्ट। इसको कहते हैं टाडा। यह क्या अधिनियम है भाई, यह उन लोगों के लिए आया जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, जो लोग इसे बम मार देते हैं ना, तो ये आया आतंकवादियों के लिए। लेकिन इसका भी बहुत गलत उपयोग होने लगा और 85 में आया, ये 1985 में आया और इसको फिर जो है बंद कर दिया गया। 1995 में 10 साल के बाद इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, क्योंकि इसके खिलाफ जो है, टाडा के खिलाफ जो है किसी आतंकवादी की कार्रवाई होती थी, लेकिन लोगों ने इसका भी गलत यूज करना शुरू कर दिया। इस नाते एक समय ऐसा लगा कि भाई ये जो है गड़बड़ चीज है, इसको हटाना चाहिए देश से, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जो इसका उद्देश्य है वह फलीभूत नहीं हो रहा है। इस वजह से टाडा को क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। कोई भी चीज लाई जाती है तो उसकी आवश्यकता अनुसार लाई जाती है, उसके बाद जो है उसको हटाया जाता है। अब वो है पोटा। पोटा क्या है, पोटा भी एक एक्ट है। पोटा का मतलब क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, यह लाया गया 2001 में। तो यह सबसे नया अधिनियम आया टेररिस्ट के लिए, 2001 में आया प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2001। यह जो है ये तो सबसे खराब था, इसको 2004 में ही बंद करना पड़ा क्योंकि ये बेकार था। इसके लिए इसमें क्या किया गया कि टेररिस्ट के संबंध में संरक्षण, आतंक, बताओ भारत ऐसा भी देश था जिसके तहत ऐसे नियम लाए गए जिसको आतंकवाद, जो आतंकवादी है उसको भी संरक्षण यह अधिनियम देता था। मतलब उसकी कैसे, मतलब उसके लिए क्या प्रावधान, प्रिवेंशन और टेररिस्ट समझ ही रहे हैं। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, बचाव, टेररिस्ट का बचाव। तो इसमें जो है, जैसे तो पहले टेररिस्ट पकड़े जाते थे तो साले 20-20 साल तक जेल में बंद रहे, लेकिन उनकी फांसी नहीं होती थी क्योंकि ऐसे अधिनियम ही थे। फिर 2004 में क्या कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, कोटा आपसे पूछे, ये सब सारे अधिनियम आपसे पूछे गए हैं तमाम सारे कंपटीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब भाई इतना अधिनियम हम लोगों ने देख लिया था और अब हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हमारा कोई किसी शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार यह दिया गया है 23 और 24 में। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। SSC CHSL 2020 का सवाल है ये कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो चाहे अनुच्छेद 23 आ जाए और चाहे 24 आ जाए तो आप ऐसे कह सकते हैं। और फिर अब हम ये भी समझ लेंगे कि 23 में क्या किस प्रकार का शोषण बताया गया है और 24 में किस प्रकार का बताया गया है। तो 23 में यह है कि 23 में बलात् श्रम बताया गया है। बलात् श्रम एवं बेगारी क्या होती है भैया, बेगारी गांव हम सुनते होंगे, जो लोग गांव के पृष्ठभूमि से होंगे, और बलात् श्रम तो शायद दोनों ही लोग ना सुने हो। बेगारी क्या होता है कि आप दिन भर काम करो, शाम को जब पैसा मांगने आओ तो झापड़ मार के भगा दिया जाए कि भाग
कोई पैसा ऐसा नहीं मिलने वाला। ये होता है बेगारी कि आप पैसा काम करते रहो पैसा ही नहीं। अरे सॉरी, ये तो है बलात्श्रम। बलात्श्रम ये है कि आप पैसा दिन भर काम करो, शाम को पैसा लेने आओ तो मार के पटरा कर दिए जाओ कि पैसा ऐसा कुछ नहीं मिला, खाली काम करो बेटा। तो यह तो है बलात्श्रम कि बल के मतलब कि किसी डर के कारण किसी व्यक्ति से काम कराया जाए तो उसे कहते हैं बलात्श्रम। और बेगारी क्या है भैया? बेगारी यह है कि जैसे कोई काम है, 5,000 का काम है तो कहें कि यहाँ से लेकर टांडा तक सारा सड़क बना दो और उसके लिए 50 रुपया खाली मिलेगा। मतलब बेगारी का मतलब यही है कि काम बहुत ज्यादा का हो और जो उसकी मेहनताना दी जा रही हो बहुत कम दी जा रही हो। जैसे मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा जो फीस है मान लिया 10 लाख रुपए फीस हो गई मेरी। एक बात कह रहा हूँ, इतना थोड़ी कोई देता है। एक बात कह रहा हूँ 10 लाख रुपए फीस होगी, कोई कहे खाली 10 रुपए मिलेगा इसका, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी मेहनत बहुत ज्यादा पैसे की है और उसके बाद आपको पैसा क्या किया जाए बहुत कम दिया जा रहा है, इसी को कहते हैं बेगारी। तो बलात्श्रम एवं बेगारी जो है ये क्या है? ये अनुच्छेद 23 में वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति से बलात्श्रम एवं बेगारी आप करा ही नहीं सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज का बात कही गई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आप बलात्श्रम एवं बेगारी करा सकते हो। कि मतलब अगर ऐसा हो जाए कि मान लिया हमारे देश में आक्रमण हो जाता है, तो अगर मान लिया दीवार बननी हो चाइना को घेरने के लिए, तो उसमें भारत के किसी भी नागरिक से वहां पर मजदूरी कराई जा सकती है और उसके लिए कोई पैसा चाहे सरकार दे या ना दे या कम दे, उसमें कोई भी चीज दिक्कत नहीं है। एक बार इंदिरा गांधी ने बेगारी और बलात्संग कराया भी है। असल में ये मैं थोड़ा सा बिग पॉइंट बताता हूँ। ये जो पाकिस्तान बहुत उड़ता है आजकल, ये पटरा इनको कर दिया गया था। इंदिरा गांधी ने कैसे पटरा किया था? असल में कन्नौज था यही। ये कहते थे कि भैया हमको बांग्लादेश चाहिए, ये कहते थे हमको पूर्वी पाकिस्तान दे दो, पश्चिम में तो रहते ही थे, तो कहते थे हमको यही रास्ता दो, ये रास्ता मांग रहे थे यहीं से। कहे ठीक है बेटा जाओ आओ। ये ऐसे आए, इनकी सेना आई ऐसे, यहीं पर इंदिरा गांधी ने इनको पकड़ लिया और इनको इतना लतियाया और यहीं से जो है इनको बेगारी कराई गई, इनसे बलात्श्रम कराया गया कि बेटा तुमको गोली नहीं मारी जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या करो, लेबरगिरी करो। ये दिल्ली हाईवे जो आपने देखा होगा, तो दिल्ली से जो हाईवे निकलता है ये जो है इंदिरा गांधी के समय वाला, इसको बनवाया गया था। यहाँ पाकिस्तान के सैनिकों ने वर्क किया है और ये लेबर की तरह वर्क किया, इनको पैसा भी नहीं दिया गया। उस पैसे के बल पे हम लोग इतना भी वो है कि जैसे पाकिस्तान तो हमारे देश के सैनिकों को पकड़ लेता तो मार ही देता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या किया, इनसे बेगारी उस समय करवाया कि भले पैसा ऐसा तो नहीं इनको दिया गया लेकिन इनकी जान बच दी गई, क्योंकि हम लोग क्या है शुरू से ही मानवता है हमारे अंदर। तो ये बलात्संग उस टाइम जो है इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के सैनिकों से कराया था, उनका कबूतर बना दिया था एकदम। चलिए आइए 24 की बात करते हैं। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 साल से बच्चों की जिसकी उम्र कम है, तो जो भी आप लोग 14 साल के बच्चे होंगे आप लोग देख ही रहे हैं, और मैं बताता हूं आपको कि इसमें क्या है कि जिस बच्चे की उम्र 14 से कम है उसको खतरनाक काम में नहीं लगाया सकता है। खतरनाक काम से रोक ये लिखा गया है कि जिस बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है उसको खतरनाक काम में उसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जैसे जिस बच्चे की उम्र वाले 7 साल है उसको क्या हम यूरेनियम की फैक्ट्री में काम करा सकते हैं? क्या हम उसे भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जहाँ तोप बनती है भारत सरकार की, क्या हम वहाँ काम करा सकते हैं? नहीं। आप जिस बच्चे की उम्र 14 साल से कम है आप उसको खतरनाक काम में नहीं ले सकते हो, ऐसा अनुच्छेद 24 हमारा कहता है। अब आइए सोशल का अधिकार तो आपने देख ही लिया था, अब समझते हैं हम लोग इसके आगे का। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या है भैया? ये 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। ये एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, इससे सवाल हर साल लगभग मुझे देखने को मिलता है, और मैंने भी दिया था एग्जाम तो उसमें भी हमको देखने को मिला था। और आप भी इसको तो जरूर कंठस्थ कर लीजिएगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? हमें भारत में कहा गया कि भारत का संविधान जब बन रहा था तो ये कहा गया कि भारत का कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान का धर्म है, पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित कर लिया, बांग्लादेश ने अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित कर लिया है, सऊदी अरब ने अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित कर लिया, लेकिन भारत ने आज तक कभी यह नहीं कहा कि मैं इस्लामिक कंट्री हूं, मैं हिंदू राष्ट्र हूं, मैं ईसाई राष्ट्र हूं। ऐसा भारत ने कभी नहीं कहा। भारत में
भारत का कोई धर्म नहीं है, यह बात अनुच्छेद में, यह भाग संविधान में वर्णित है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, किसी भी पोशाक पहनने की स्वतंत्रता है, किसी भी वेशभूषा में रहने की स्वतंत्रता है। हम चाहे जैसे रहे, मेरा मन, चाहे हम बड़ी मूछ रखें, छोटी मूछ रखें, दाढ़ी बड़ी रखें, स्क्वायर कट रखें, जुल्फी कट रखें, उड़ौआ कट रखें, कौआ कट रखें, कुछ भी रखेंगे, यह हमारी छूट है, इसको लिए हमको कोई रोक नहीं सकता है। यह बात धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं। हमें कुछ धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें पहला अनुच्छेद हमारा क्या कहता है कि जैसे पंडित जी है ना, इनको चंदन लगाने की स्वतंत्रता, मौलवी साहब को दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता, सिख को कृपाण रखने की स्वतंत्रता, यह सभी स्वतंत्रताएं 25 में वही बात सब कुछ जिसे मैंने बता रहा था मैं कि थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, थोड़ा इस नाते जो है लाइट चली गई थी। चलिए यहीं शुरू करते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या है, जैसे पंडित जी को चंदन लगाते हैं, मौलवी साहब क्या करते हैं, दाढ़ी रखते हैं, सिख लोग की तलवार कृपाण रखते हैं, इसकी स्वतंत्रता हमें किस में दी गई है, अनुच्छेद 25 में दी गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसे कहते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता किसमें वर्णित है, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता हमें किसमें वर्णित है, अनुच्छेद 25 में वर्णित है। अनुच्छेद 25 में अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता है कि हमारा मन चाहे हम दाढ़ी रखें, हमारा मन चाहे हम बाल रखें, चाहे मन कहे टीका लगाएं, त्रिपुंड लगाएं, किसी के बाप की दम नहीं है कि हमें कोई क्या कर ले, रोक ले। यह हमें धार्मिक स्वतंत्रता में पहला अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है कि हमारा जो भी मन करेगा हम कुछ भी रखेंगे। मतलब हिंदुओं को टीका रखने की मैं बता देता हूँ किसकी किसकी है, हिंदू को टीका रखने की, टीका हिंदू टीका लगा सकते हैं। मुसलमानों को दाढ़ी रखने की है, दाढ़ी रखते हैं लोग, मुसलमान लोग दाढ़ी रखते हैं। सिखों को सिख क्या कर सकते हैं, तलवार रख सकते हैं। तलवार अगर चाकू आप रखोगे तो आपका चालान हो जाएगा। ये जो है कट्टा एक्ट में, अरे चाकू एक्ट में क्या हो जाएगा, चालान, चाकू एक्ट है असल में, ये धारदार हथियार रखने का एक्ट है। आपका आईपीसी में, इंडियन प्रोविंशियल कोर्ट क्रिमिनल एक्ट में जो है आपका चालान हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सिख तलवार रखा है, कुछ चाकू रखा है, तो उसका जो है चालान नहीं होगा, यह दिया हुआ है। तो हिंदू को टीका लगाने की है, मुसलमानों को दाढ़ी रखने की, और सिख को तलवार रखने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यह अनुच्छेद 25 में है। 26 में क्या बात कही गई है, 26 में बात की गई है कि सामूहिक स्थल पर जैसे नमाज पढ़ सकते हैं, यज्ञ हवन कर सकते हैं, अरदास कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता हमें किसमें दी गई है, अनुच्छेद 26 में। मतलब सार्वजनिक स्थल पर हवन, नमाज करने की स्वतंत्रता हमें किसमें दी गई है, इसमें दी गई है। अनुच्छेद 26 जो है यह क्या है कि सार्वजनिक स्थल पर हम चाहे हवन कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यह हमें स्वतंत्रता में वर्णित किया गया है। 27 क्या कहता है, अनुच्छेद 27 यह है कि अगर कोई भी चंदा लगा रहे हैं, जब मंदिर हमको बनवाना है ना, राम मंदिर आजकल बन रहा है हमारे पड़ोस में, देश विदेश में जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो लोग देख रहे हैं, हम अयोध्या के ही हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। हम लोगों ने देखा कि अयोध्या में किस तरीके से पूरे देश में सभी इसी नाते हम भारत को सोने की चिड़िया कहा गया कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई किसी भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसने राम मंदिर के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इतना बड़ा सहयोग राशि प्रदान किया। तो 27 अनुच्छेद क्या कहता है कि अगर कोई काम धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, मतलब कोई काम धार्मिक धन है, कोई मतलब ऐसा धन जो कि धर्म के काम पे लगाए, जब मंदिर बनवाना हो, कोई कथा करानी हो, तो धार्मिक धन जो होता है, धर्म के नाम पर जो धन होता है, इस पर सरकार टैक्स नहीं लेती है। धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगेगा। यह क्या कहता है, अनुच्छेद 27 यह कहता है कि अगर कोई चंदे का धर्म है, धर्म के नाम पर धन आया हुआ है, किसी मंदिर का ट्रस्ट का ट्रेजरी है, किसी भी ट्रस्ट में आपने पैसा दान कर दिया, या ट्रस्ट में आपका जो भी आपका ट्रस्ट है, जैसे मान लिया मैंने, जैसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास है, तो इसमें जो कई करोड़ रुपए जमा हुए, इस पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लेगी। कोई भी सरकार जो है किसी भी धार्मिक धर्म पर टैक्स नहीं ले सकती है, यह अनुच्छेद 27 कहता है। 28 सबसे इंपॉर्टेंट, 28 में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, क्या है कि किसी भी धार्मिक स्कूल में, किसी भी धार्मिक संस्था में, किसी भी सरकारी संस्था में, जैसे कोई सरकार ने किसी स्कूल को खोला, किसी संस्था को खोला, तो वहां पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो चाहे मुसलमान का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे कुछ भी का हो। लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन क्या रहती, पहले मैं लिख देता हूं, सरकारी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई धार्मिक
शिक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। कहते हैं ठीक है सर, ये तो आपने चलिए कुछ बता दिया कि सरकारी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब अगर कोई भी स्कूल सरकार खुलवाती है तो उसमें हिंदू धर्म का प्रचार, मुस्लिम धर्म का प्रचार, सिख धर्म का प्रचार, जैन धर्म का प्रचार, बुद्ध धर्म का प्रचार, किसी भी धर्म का प्रचार नहीं होगा। कोई भी धार्मिक जो है धार्मिक चीजें वहां पर नहीं बताई जाएंगी। अब लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि भैया लेकिन मदरसा जो है, मदरसा संस्कृत विद्यालय कहते हैं कि हिंदुओं के लिए होता है, मदरसा मुसलमानों के लिए होता है। तो क्या ये तो सरकारी संस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पर तो कहते हैं मदरसा में खाली मुसलमान पढ़ते हैं, वहाँ मुस्लिम चीजें पढ़ाई जाती हैं, संस्कृत में यहाँ पंडित जी पढ़ते हैं। तो यह तो अनुच्छेद 28 का उल्लंघन हो गया। भाई सरकारी संस्था में कोई भी व्यक्ति जो है किसी धर्म को नहीं बता सकता है, लेकिन यहाँ पर तो उल्लंघन हो जा रहा। नहीं, उल्लंघन नहीं है। समझ, संस्कृत एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है। हिंदू धर्म जो है इसने संस्कृत भाषा को अटेंड किया है। संस्कृत विद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जाती है, ना कि हिंदुत्व पढ़ाया जाता है। हिंदुत्व अलग चीज है, संस्कृत अलग चीज है। संस्कृत एक भाषा है, इस वजह से संस्कृत विद्यालय सरकारी संस्कृत विद्यालय में पढ़ाया जाता है। सेम चीज इसमें भी है। अरबी एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है। यहाँ पर मदरसा में उसकी शिक्षा दी जाती है, इस्लाम की शिक्षा मदरसे में नहीं दी जाती है। और यह इस्लाम की शिक्षा देना, हिंदू धर्म की शिक्षा देना, यह बिल्कुल गैर कानूनी है। इस पर सरकार 100% जो है नकेल कसती है कि कोई भी व्यक्ति जो मदरसे में पढ़ा रहा है वह कभी इस्लाम की शिक्षा वहां पर नहीं देगा, वह उर्दू की शिक्षा देगा। उसको उर्दू शिक्षा देने का अधिकार है, लेकिन इस्लाम की शिक्षा देने का अधिकार उसको नहीं है। कोई पंडित जी जो है संस्कृत महाविद्यालय के टीचर है, तो संस्कृत विद्यालय के टीचर है तो आप संस्कृत पढ़ाइए, लेकिन हिंदुत्व पढ़ाने का आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आइए अब समझते हैं इसके आगे। तो अभी तक हम लोगों ने अनुच्छेद 28 से देख लिया था, और अब हम बात करेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार यह क्या है? बस क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से जो है थोड़ा कट करके करते हैं। तो ये कुछ नहीं, बस जरा से अब लास्ट पॉइंट है, क्योंकि अब इसमें एक पार्ट मुझे और भी बनाना पड़ेगा इसके बाद का, क्योंकि इसमें काफी लंबी चर्चाएं हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यह कहां से कहां तक है भैया? इसमें 29 और 30 है, केवल दो ही इसमें है। एक 29 है और ये 30 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 29 और 30। यह क्या है? पूछा जाता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अल्पसंख्यकों का जो हित है वह किस में वर्णित है? वह अनुच्छेद 29 में वर्णित है और 30 में वर्णित है। आपको ऑप्शन में आएगा 29 या 30 में से, तो अल्पसंख्यक जो है यह 29 में और 30 में है। इसमें 29 में क्या बताया गया भैया? इसमें बताया गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक, अच्छा अल्पसंख्यक कौन कौन है भैया भारत में? तो अल्पसंख्यक में मुसलमान अल्पसंख्यक में आते हैं, ईसाई अल्पसंख्यक में है, बौद्ध अल्पसंख्यक में है, जैन अल्पसंख्यक में है, पारसी अल्पसंख्यक में है। यह जो है, यह धर्म जो है, और सिख भी शायद अल्पसंख्यक में ही आते हैं। तो ये इनको जो है अल्पसंख्यक में रखा गया है, और यह जो है ये अल्पसंख्यकों के संबंधित अधिकार जो है 29 और 30 पर लागू होता है। हिंदू जो है अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक माना गया है भारत में। अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है जिनकी संख्या कम है। नहीं, लोगों को कंफ्यूजन हो कि अल्पसंख्यक क्या होता है, जिनकी पूछ निकली होती है। नहीं भैया, आइए देखते हैं 29 में क्या है कि अल्पसंख्यक के हितों का अधिकार है। इसमें अल्पसंख्यक के हित का अधिकार क्या है कि कोई भी अल्पसंख्यक जो है उसकी संस्कृति एवं भाषा या शिक्षा, इसके आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को किसी संस्था में जाने से रोक नहीं सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई आदमी आया, वो बहुत लंबा सा बुर्का पहना हुआ है, कोई आदमी आया उसने बहुत लंबी दाढ़ी रखी हुई है, कोई व्यक्ति आया इसने बहुत बड़ा चंदन लगाया हुआ है, कोई व्यक्ति आया 100-200 मालवे पहना हुआ है। आप ये नहीं कह सकते हो कि तुम्हारा माला मुझे गंदा लग रहा है, मैं तुमको आने नहीं दूंगी, तुम्हारा कपड़ा मुझे गंदा लग रहा है, मैं आने नहीं दूंगी। ये क्या, इसे नाइटी टाइप का सफेद इतना लंबा पहने हो, तुम क्रिश्चियन हो, मैं तुमको आने ही नहीं दूंगी, ऐसा आप नहीं कह सकती हो। कहने का मतलब क्या है कि किसी अल्पसंख्यक के संस्कृति एवं भाषा शिक्षा के अधिकार पर आप किसी संस्थान में नहीं रोक सकती हो। संस्थान में रोक नहीं किया जा सकता।
किसी भी संस्थान में रोका नहीं जा सकता है संस्कृति के आधार पर, अल्पसंख्यक संस्कृति के आधार पर रोका नहीं जा सकता है। यह अनुच्छेद 29 है। चलिए भाई, अनुच्छेद 29 समझ में आ गया। लेकिन अनुच्छेद 30 फिर क्या है? तो अनुच्छेद 30 कुछ नहीं है असल में। अनुच्छेद 30 क्या है कि अगर कोई अल्पसंख्यक जो है अगर बहुसंख्यक के बीच में पढ़ने में संकोच करता है, जैसे कोई मुसलमान जो है, अगर सारे बच्चे क्लास में हिंदू हैं, उसमें कोई मुसलमान जाके बैठे तो उसको थोड़ा संकोच लगेगी कि मैं कैसे कैसे बैठूं यहाँ पर, क्या करूं, बल्कि कोई ऐसी बात नहीं है, फिर भी लोगों को कन्फ्यूजन थोड़ा सा संकोच लगेगा। अगर किसी अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने या संस्कृति सीखने में कोई हिचक महसूस होती है तो वह जो है ऐसे संस्थान में जा सकता है जहां पर अल्पसंख्यक ही हो, और वह संस्थान भी खोल सकता है और उसके लिए सरकार धन भी देगी। मतलब कोई मुसलमान बच्चा अगर हिंदू के संस्कृत विद्यालय में मान लिया गया और उसको संस्कृत नहीं पढ़ पा रहा है या उसको हिचक लग रही है, तो चाहे तो संस्कृत विद्यालय खोल सकता है और उसके लिए सरकार उसको अनुदान भी देगी, पैसा भी देगी। मतलब अल्पसंख्यक संस्थान खोल सकता है और सरकार इसे धन भी देगी, सरकार अनुदान भी देगी, अनुदान भी देती, सरकार अनुदान भी देगी। अगर उसको बहुसंख्यक के बीच में पढ़ाई करने में दिक्कत होती है तो सरकार क्या करेगी, उसको अनुदान भी देती है। बिल्कुल लास्ट केवल अनुच्छेद 31 की बात करेंगे हम, क्योंकि अब 3 अनुच्छेद जो है लंबे हैं, उनकी बात जो है अगले वीडियो में करेंगे जब हम लोग लाएंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी की बात करेंगे। वहां पर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगला वीडियो हमारा होगा, उसमें हम बात कर लेंगे इन 3 अनुच्छेदों का। जिसमें 31 को यहीं पे देख लेते हैं। 31 क्या कहता है? इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा है। पैतृक संपत्ति का मतलब क्या होता है भैया? पैतृक संपत्ति की चर्चा का क्या मतलब है कि इसमें पैतृक संपत्ति का चर्चा है 31 में, और इसको जो है अब 300 का में कर दिया गया। इसको किस में कर दिया गया? 300 का में कर दिया गया। अगर आपको याद आ रहा हो, इसके पहले वाले में मैंने बताया था कि अनुच्छेद 19 का 6वां पार्ट मैंने बताया था कि उसको भी संपत्ति के अधिकार को हमने 300 का में किया था और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया था। ऐसे ही पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। लेकिन इसमें अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, पूछता है कि पैतृक संपत्ति की चर्चा किसमें है, या पूछ लेगा कि भैया बताओ कि अर्जित संपत्ति की चर्चा किसमें है। अर्जित संपत्ति पैतृक संपत्ति का मतलब क्या होता है भैया? जो बाप से मिले, जो खानदान से मिले, जो आपके बाबा दादा ने बना के रखा है, वह जो आपको जन्म के आधार पर मिल जाता है, आपके फैमिली मेंबर से मिल जाता है, उसे कहते हैं क्या? पैतृक संपत्ति। और अर्जित संपत्ति क्या है कि जो अर्जित संपत्ति जो आदि अपने मेहनत से काम करता है और उससे कमाता है। तो 19 के जो 6 वाला है वो अर्जित संपत्ति की विषय में चर्चा है, उसको जो है 300 का में किया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ये कानूनी अधिकार बनाया गया। और यहाँ पर जो 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है, इसको 300 काम में इसको भी शामिल कर दिया गया। कहने का मतलब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब बच्चों को एक चीज और भी कंफ्यूजन होती है कि भैया ये बता दीजिए कि कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में अंतर क्या होता है। यह यूट्यूब पे बहुत मुश्किल से मिलता है और बच्चे इसके विषय में नहीं जानते हैं कि मूल अधिकार और पैतृक अधिकार के बीच, मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर होता है। तो देखिए, मूल अधिकार क्या होता है कि मूल अधिकार आपसे जनता भी छीन सकती है और सरकार भी छीन सकती है। मूल अधिकार आपके सीमित किए जा सकते हैं जनता के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी। मतलब जो वह अधिकार जो जनता और सरकार दोनों के द्वारा छीन लिए जा सकते हो, उन्हें मूल अधिकार कहेंगे। लेकिन कानूनी अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार जनता नहीं छीन सकती है, जनता आपसे छीन नहीं सकती है, ये केवल सरकार छीन सकती है। सरकार केवल आपसे इस अधिकार को छीन सकती है। और इसी से जो है सरकार जो है इसे भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आती है सरकार, और उसके तहत जो है कानूनी अधिकार, और इसमें जो है किसी भी जमीन को जो आपने लिखवाया मान लिया, उसको जो है मुआवजा देकर सरकार अपने में मिला लेती है। इस तरीके से 300 का जो है ये कानूनी अधिकार हमें दे दिया गया है कि कोई भी जमीन सरकार ले सकती है, बस उसके लिए आपको उसको मुआवजा देना पड़ेगा उस सर्किल रेट से। तो चलिए, आज की बात इतनी हम लोगों ने किया। देखिए, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, और जाकर लौट आते किंतु हैरानी में। मुश्किल कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहने का मतलब मेरा क्या है कि आप लगातार सिर्फ करते रहिए,
एक समय जरूर ऐसा आएगा कि आपकी मेहनत का अंत होगा और फिर उसी दिन आपको एक नया सवेरा टाइप का लगेगा और फिर वह दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से यह दिन आए आप सभी के जीवन में और मेरी यही शुभकामनाएं हैं। और मैं गौरव पांडे अब आपसे विदा लूँगा और अपना स्कूल के यूट्यूब चैनल पे अब हम लोग की फैमिली जो है वो 150 के आसपास पहुंचने वाली है। तो एक बार आपसे वीडियो के माध्यम से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे, तो सिर्फ एक व्यक्ति, एक सब्सक्राइबर कम से कम, जो आपके घर के आसपास कुछ भी कोई हो, जो पढ़ाई करते हो, एक सब्सक्राइबर हर व्यक्ति लेकर आए और 200 तक मेरी इस सफ़र को जो है अपनी फैमिली 200 तक पहुँचे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे। DPSP अगला वीडियो होगा। थैंक यू।